आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान इसराइल अमेरिका जंग के हवाले से ताज़ा अपडेट लेकर हाजिर हैं हम, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दिव्यांशु सिंह। बहुत अहम बात अभी हम करने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा कि उठाए जा उनके सितम और जिए जा, यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा। कुछ यही हाल हो गया है इसराइल की जनता का। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो फैसला था ईरान पर हमला करने का, ये जो जुर्रत थी ईरान पर सरप्राइज अटैक करने की चलती बातचीत के बीच, उसका खामियाजा, उसके सितम अब इसराइल की आवाम भुगतने जा रही है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, आप तो सोच रहे होंगे जो खबरें हम तक पहुंची उसमें तो इसराइल बहुत खुश है, बहुत आगे है, और वो तो चाहता है कि ख़त्म कर दिया जाए, आवाम चाहती है कि ख़त्म कर दिया जाए ईरान को। लेकिन मेरे सहयोगी दिव्यांशु आपके लिए जो निकाल कर बात लाए हैं उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सब कुछ उसमें शामिल है। दिव्यांशु, बिल्कुल, कुछ दिन पहले तक हम देख रहे थे गजा की क्या तस्वीर थी कि जब वहां पर मिसाइलें बरस रही थी, ड्रोन हमले हो रहे थे, फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर से, जो अटैक हेलीकॉप्टर है इसराइल की, वो बम बरसा रहे थे, तो लोग छोड़कर जा रहे थे। शरण लेनी पड़ी थी दूसरे देशों कि किसी तरीके से अपनी जान बचा सके। लेकिन यकीन नहीं होगा किसी को, वही सूरत अब इसराइल में नजर आ रही है। ये जो हमने एआई के थ्रू इसलिए बनाया है ताकि आप ये समझिए कि वहां पर अभी कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा तेल अवीव के तमाम जगहों पर एक तरीके की वो विजुअल नजर आ रहे थे, या बेन गुरियन एयरपोर्ट पर वो तस्वीरें नजर आ रही थी जहां पर लोग खड़े थे लाइनों में कि किसी तरीके से वो इसराइल छोड़कर किसी दूसरे देश में इस वक्त चले जाएं, जबकि जंग जैसे हालात है, जो जंग इस वक्त चल रही है, उन सबके बीच अपनी जान बच जाए। लेकिन अब सब्जियों से लेकर तेल से लेकर तमाम वो जरूरी चीजें जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, वो सब कुछ महंगा हो रहा है। ये वैश्विक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हम नहीं बता रहे अपने से। क्या क्या चीजें ईरान ने की है वो हम आपको बकायदा उस ग्राफिक पर बता रहे हैं। इजराइल में जो संकट है वो बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट्स बता रही है कि जनता में गुस्सा बढ़ रहा है, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं युद्ध नीति को लेकर, उत्तरी इलाकों में खासतौर पर इसराइल के। ये नॉर्थ इसराइल जो साउथ लेबनान से टच होता है, और यहाँ हिजबुल्लाह ने मार मार कर धूल भर दी है। ये कड़वी सच्चाई। ये वही वजह है। हिजबुल्लाह और ईरान दोनों मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं एक तरीके से। वहां से वो ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, इधर से ड्रोन की ज्यादा संख्या में हिजबुल्लाह लॉन्च कर रहा है। युद्ध का असर आम लोगों पर ये पड़ने लगा है। आगे लेकर चलिएगा प्रशांत जी। ईरान की रणनीति देखिए, ऊर्जा ढांचे पर निशाना, खाद्य सप्लाई पर वार करना, आर्थिक दबाव बनाना, संकट को गहरा करना है। और यही वजह है कि बंदरगाह पर खतरे मंडरा रहे हैं, जो हमने दिखाया हाइफा। हाइफा को तो बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है ईरान ने। और अहम पोर्ट निशाने पर है इसके। खाद्य सप्लाई प्रभावित हो चुकी है बुरी तरीके से, आयात पर असर पड़ रहा है, बड़ा संकट संभव। अहम पोर्ट जब निशाने पर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। ना वहां तक वो नावें पहुंच पाएंगी, ना बड़े बड़े जहाज पहुंच सकते हैं, टैंकर, ऑयल टैंकर्स भी नहीं आ सकते। यही वजह है। अब आगे आप देखिए कि हिजबुल्लाह का हमला, जो अभी आप कह रहे थे 24 घंटे में 40 से ज्यादा हमले हुए हैं। इसके अलावा रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल, कई सैनिक हताहत, मतलब इनकी तरफ भी कैजुअलिटीज हुई हैं। सीमा पर दबाव जो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इनको रोकने के लिए ये तस्वीरें जो है ये वही की हैं। ये धमाके वाली चीजें हमने इस बैकग्राउंड में रखा है, ये आप समझिए, ये वही की चीजें आगे बढ़िए। और ये देखिए खाद्य और ऊर्जा संकट जो है वो निकलने लगी इसराइल के अंदर। बिल्कुल, ये इसराइल में है। कीमतों में भारी उछाल दर्ज की गई है, सप्लाई प्रभावित हो चुकी है, लोगों की चिंता बढ़ रही है, महंगाई का दबाव बढ़ चुका है और लोग वहां से निकल कर जा रहे हैं। ईरान की जो रणनीति है, उसकी जो युद्ध नीति है, उसका सीधा यही असर है कि इंडस्ट्री पर हमला करो, फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाओ, उत्पादन, जब प्रोडक्शन प्रभावित होगा, इफेक्ट पड़ेगा उस पर, तो उसके बाद वहां पे क्या होगी, अमूमन चीजें जो नजर आती हैं। अहम ढांचे पर वार है, आर्थिक असर, यानी आर्थिक चोट पहुंचाओ। जब तक इसराइल के ऊपर आर्थिक तरीके से चोट नहीं पहुंचेगी, वो यूं ही लड़ता रहेगा। हमने देखा है, जब तक आपको दिक्कत फाइनेंशियल नहीं होगी, तब तक आप यही सोचेंगे कि कोई बात नहीं, जो नुकसान हो रहा है दोबारा से हम उसे भर सकते हैं। लेकिन जब फाइनेंशियल नुकसान होगा, जनता पर दबाव आएगा, सरकार क्या करेगी, वसूलेगी उन्हीं से, और जब वसूलना स्टार्ट करेगी, चीजों के दाम महंगे होंगे, तब सवाल खड़े होंगे कि भाई आप क्यों लड़ रहे हो युद्ध। आप बार बार किसी न किसी पर अटैक करते हो और उसके बाद भरपाई किसको करनी पड़ रही है, आम जनता को। बिल्कुल एक गुब्बारा बनाया गया था इजराइल के लिए कि भाई इजराइल का तो एक अलग ही मिजाज है, वो अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा मुस्तैद रहता है, बड़ी टेक्नोलॉजी वाला है, वहाँ का हर फर्द यानी हर इंसान, हर शख्स बहुत उतावला रहता है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। और सब लोग वहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, ऐसा होगा, लेकिन
ये सारी चीजें उनकी किस चीज के लिए थी, कब तक के लिए थी कि बस 2-4 दिन तक के करो और उसके बाद में तय हो जाए। मार खाने की आदत थी ही नहीं। बिल्कुल। और ईरान ने पिछले 32 दिनों में इजराइल को मार खाने की आदत डाल दी है। अब ये आदत नहीं थी तो डल गई है, लेकिन वो आदत थी ही नहीं तो उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए, इसी के चलते जनता त्राहिमाम कर उठी है। हर चीज पर जो है प्रभाव पड़ रहा है और जनता को ये पता ही नहीं था। उनको तो लगता था कि उनका देश कहीं भी घुसकर किसी को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है और सर पर अमेरिका का हाथ है तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन आज लंबे वक्त तक, पहले की जंग थी 12 दिनों की जंग थी जून में 25 में 2025 में, उसके बाद में उससे पहले छुटपुट हमले हुए थे। इससे पहले इजराइल अक्सर हावी रहता था, अरब देशों पर 60s में जो जंग हुई उसमें हावी रहा। उससे पहले उन्होंने नकबा किया जैसा आरोप लगता है, उसमें पूरा इजराइल ये फिलिस्तीन को, गजा को खाली करा दिया। तो आवाम को लगता था कि बस हम ही हम हैं। लेकिन अभी जब बंकरों के अंदर में लंबे 32 दिन गुजारने पड़ रहे हैं, जब मिसाइल आकर के लग रही है, ये चीजें इजराइल की आवाम को भी अंदर से तोड़ रही है जिसकी उन्हें आदत नहीं थी। बिल्कुल। हाइफा बेसिकली ये सबसे बड़ा रीजन है इजराइल के डैमेज होने का। वहीं पर सारी चीजें अगर आप देखेंगे और उसको वो सुरक्षित समझता था, वहीं पर ज्यादातर डिफेंस के इक्विपमेंट तैनात किए गए हैं। लेकिन जब आपके पास डिफेंस के इक्विपमेंट यानी इंटरसेप्टर्स की कमी होगी तो हाइफा को आप कैसे बचाएंगे, कितने भी आप बैटरीज लगा लें आयरन डोम की। और यही कारण है कि जब कम होने लगी उनकी संख्या तो ईरान उस पर भारी पड़ने लगा। जी। हमने देखा कि गजा में किस तरीके से तबाही मचाने के लिए वहां पर उनके रॉकेट लॉन्चर को ध्वस्त किया जा रहा था। और यही चीजें इन्होंने सोच रखी थी कि जब हम तेहरान में घुसकर बम्बार्डिंग करेंगे, हम उनके मिसाइल ड्रोन यूनिट को अटैक करेंगे, उन पर हमला करेंगे, उन्हें तबाह कर देंगे। लेकिन ये भूल गए कि उनकी अधिकतर चीजें जो है वो जमीन के अंदर, जमीन के बहुत नीचे है। इतनी कि दिव्यांशु ने लास्ट वीडियो में बताया था कि पहाड़ की तह के अंदर, तह के अंदर, तह के अंदर, तह के अंदर, और जो बॉम्ब मारने वाला बॉम्ब होता है स्टील, वो बस्टर, जी बंकर बस्टर, उसकी भी एक सीमा है, उससे वो नीचे जा ही नहीं सकता। तो इतनी भारी तैयारी ईरान ने कर रखी थी और आप उससे मुकाबला करने चले ये सोच के कि 2-4 दिनों की बात है। इसका खामियाजा उस अवाम को भुगतना पड़ रहा है जो नहीं चाहती थी कि इस तरह की जंग में उनका देश पड़े। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो लेयर्स चुनी हैं, जो चट्टानें चुनी हैं ग्रेनाइट जैसी, उनको अपना एक तरीके से अपने आप को ढाल बना रखा है। वो चट्टान उन्होंने कोई मामूली चट्टान को भी नहीं चुना है। जिस माउंटेन को उन्होंने बताया जाता है कि वो उनके नीचे जब 400 मीटर तक करीब दावे की जाती है कि उतनी नीचे उनकी चीजें हैं जो बसाई गई हैं। मिसाइल सिटी जो है उनकी, जो ड्रोन सिटी है एक तरीके से जो रक्षा करती है उनकी, उन्हें किसी भी और चीज की जरूरत ही नहीं है। जब उतने नीचे है 60 मीटर तक उनका GV-57 जो बंकर बस्टर है वो उतने तक जा सकता है। तो सिर्फ एक बंकर बस्टर का इस्तेमाल नहीं करता, वो जब गिराता है तो 2-3 एक साथ गिराता है ताकि 60 मीटर के बाद भी एवं भी जाके वो नुकसान करे। लेकिन कितना जाएगा, उसकी भी पेनिट्रेशन की एक लिमिट है कि वहां तक वो जा सकता है। और ईरान ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले उन्हीं चीजों की, उन्हीं तरकीबों को अपनाया था। और अगर हम दूसरी तरफ इधर देखें हमास वगैरह की या फिर हिजबुल्लाह वगैरह की, तो वहां पर भी इनकी रणनीति ध्वस्त हो चुकी थी। जब हमास के टनल्स को ये नहीं खोज पाए तो ईरान के टनल तो खोजना नामुमकिन है। बिल्कुल, ये बात सच है कि अपने सारे होस्टेजेस, सारे अपने बंधक इजराइल ने बात करके टेबल पर आकर ही वापस पाया है, और जीवित भी और जो दुनिया में नहीं रहे थे वो भी। लेकिन कोई भी बंधक को इस तरह से नहीं छुड़ा पाया जैसा कि उनके लिए कहा जाता है और दावा किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि फिर ईरान जैसी ताकत से लड़ने के लिए वो कहां पर ठहरता होगा। लेकिन वही है कि एक बुलबुला था, बहुत तगड़ा बनाया गया था और बरसों से बनाया गया था एक ब्रांड, जिसका खामियाजा जैसा कि दिव्यांशु ने बताया और आप समझ भी पा रहे होंगे कि आवाम को अब लेने के देने पड़ रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि उनके सितम उठाए जा, उनके सितम और जिए जा। यूं ही बस अब मुस्कुराना पड़ रहा है और आंसू पीकर जीना पड़ रहा है कि एक दिन तो कभी जीत होगी। अब पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि पीछे हटे तो उनके लिए हमेशा का थ्रेट होगा, जैसा कि खुद उनका लीडरशिप कह रही है कि अगर हम इसको खत्म नहीं करेंगे ईरान के वजूद को, तो ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी खतरा बन जाएगा। इसलिए उसको खत्म किए बगैर वापस भी नहीं लौट सकते, उनको लड़ना उनकी अब मजबूरी होगी। और जितना लंबा लड़ेंगे उतनी बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इजराइल का साइज भी बहुत मैटर करता है। बहुत छोटा है इजराइल असल में, और हमारे देश के मणिपुर के बराबर होगा, लगभग इतना ही बड़ा होगा। और बावजूद इसके उसने बहुत तरक्की की हर स्तर पर। लेकिन जंग में उतावला होना, उतरने के लिए बार बार किसी को उकसाना, बार बार बिना बातचीत के हमले कर देना, बातचीत के दौरान हमले कर देना, अब इस जो हिमाकत है उसकी सजा आवाम को भुगतनी
पड़ सकती है आगे आने वाले दिनों में, और ज्यादा स्थितियां बिगड़ सकती हैं। और ऐसे में जब ईरान ये समझ चुका हो कि तेल अवीव से ज्यादा मुझे जरूरत है हाइफा को टारगेट करने की, और उसने हिजबुल्लाह को भी करीब करीब वही चीजें उसी रणनीति पर उतार दिया है जी। और यही हम कह सकते हैं कि आने वाले दिन में क्राइसिस बढ़ सकती है। अभी से वो चीजें शुरुआती तौर पर देखी जा रही हैं कि लोग देश छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, भाई बार बार हमें युद्ध में क्यों झोंकते हो, हमें ही नुकसान अब उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये लड़ाई हमास से नहीं है, ये लड़ाई ईरान से है, जिन पर आरोप लगता है कि उन्होंने इनको ट्रेंड किया है। जी। तो आप जब हमास के टनल्स नहीं खोज पाए तो ईरान में क्या खोजिएगा हवाई हमले करके। ऐसे में लगातार लाइव हिंदुस्तान पर रिपोर्ट जारी है, बने रहिए हमारे साथ।